अस्सलामुअलैकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम खान आप लोगों से मुखातिब हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे अगले दो नए एफॉरिज़म्स, एफॉरिज़म नंबर 6 और 7। बहुत इम्पॉर्टेंट है। एफॉरिज़म नंबर 6 में जो रियल मैनिफेस्टेशन है, रियल डिज़ीज़ है और होम्योपैथी का पॉइंट ऑफ व्यू है डिज़ीज़ के मतलब, उसके मतलब बताया गया है। और इसके अलावा एफॉरिज़म नंबर 7 में ये ज़ोर दिया है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को रिमूव करना ही हेल्थ है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के कंसेप्ट को समझें। तो आइए चलते हैं, पहले एफॉरिज़म नंबर 6 को मैं पढ़ता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें डॉक्टर हानमन हमसे क्या कहना चाहते हैं। द अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, ये लफ्ज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। द अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, याद रखें, बाज़ होम्योपैथ भी जो है ना, वो पहले से ही पेशेंट आता है, पहले से ही अपने राय काम करना कि इसकी ये पैथोलॉजी हो सकती है, इसको ये डिजीज़ हो सकती है। नो, हमारे पास जो भी मरीज़ आता है, लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन की वजह से हम पहले से ही अपनी राय कायम नहीं करेंगे, क्योंकि सेम पैथोलॉजीज़ के साथ जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है वो डिफरेंट देखी गई है। तो इसकी वजह से ये मालूम हुआ कि जो इंटरनल डायनामिक डिस्टर्बेंस है वो हर एक की इंडिविजुअल डिफरेंट है। तो ये ज़रूरी है कि एक होम्योपैथ को भी अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे कहते हैं द अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर रियलाइज द फुटिलिटी ऑफ मेटाफिजिकल स्पेकुलेशंस दैट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट। यानी जो डिज़ीज़ की कंसेप्ट्स हैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट में और जिसको एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई भी नहीं किया गया। देखें, एक्सपेरिमेंट वो है जिसका कोई आउटपुट हो, जिसका कोई रिज़ल्ट हो। साल से एक्सपेरिमेंटेशंस करके और 10-20 साल तक वो मेडिसन इस्तेमाल की जाती रही और बाद में कहा कि भाई ये मेडिसन्स के अंदर ये नुकसानात हैं, इसको बैन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो इट्स मीन कि जो आपकी थ्योरी थी और जिस थ्योरी को आपके एक्सपेरिमेंट्स फॉलो कर रही थी वो थ्योरी आपकी ठीक नहीं थी। तो ये फिर जैसे कहते हैं ना हवाई फायर, वो वाली बातें। एक ऑब्ज़र्वर जो है, अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्ज़र्वर, जो एक क्वालिटी है फिजिशियन की, वो इस किस्म की बातों में नहीं पड़ता। एंड नो मैटर हाउ क्लेवर ही इज़, ही सीज इन एनी गिवन केस ऑफ डिजीज़ ओनली द डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी एंड साउंड। कहता है कि डजेंट मैटर वो बहुत बड़ा उसके पास डिग्रियां हो, बहुत क्लेवर हो, उसे चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी का जो साउल है, यहाँ साउल से मुराद वो रूह नहीं है जिसको कोई भी डिफ़ाइन नहीं कर सका सिवाय अल्लाह के। और यहाँ पे वाइटल फोर्स के तलक इशारा है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन में फ़र्दर मैं आपको बताऊंगा कि ये इसकी डिस्टर्बेंस है, बॉडी और साउल की, यानी वाइटल फोर्स की। और जब वो डिस्टर्ब होती है तो आपकी जितने भी सेंसेस हैं उसमें सिम्टम्स पैदा होते हैं। सिम्टम क्या है? एन आउटवर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल डिरेंज वाइटल फोर्स, यानी वो सब्जेक्टिव सिम्टम्स, इंसिडेंटल सिम्टम्स, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स ये पैदा करता है। दैट इज़ डेविएशन फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल नाउ सिक। देखें, मैंने पहले भी आपको फर्ज नंबर 2 में हेल्थ का कंसेप्ट बताया। तो जब आप बीमार होते हैं, जब आप सेहत खो चुके होते हैं, तो ऑब्वियसली आपके जो हेल्थ को क्या बनाते हैं जी? हेल्दी माइंड, हेल्दी इमोशंस और हेल्दी फिज़िकल बॉडी, ये आपकी हेल्थ बनाते हैं जी। जब आपकी सेहत ख़राब हो रही है तो ऑब्वियसली इन 3 लेवल्स पे सिम्टम्स पैदा होंगे, जिसको हम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बोलते हैं। विच द पेशेंट पर्सनली फील्स विच पीपल्स अराउंड हिम नोटिस। एक तो ये कि पेशेंट सबसे पहले ख़ुद फील करता है कि ये चीज़ें मैं फ़ील कर रहा हूँ, मुझे छोटी छोटी बात, फॉर एग्ज़ाम्पल रोना आता है, या छोटी छोटी बात में इरिटेबल हो गया हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इमोशनल हो जाता हूँ। ठीक है, इमोशनल लेवल पे अगर सिम्टम्स हो तो या फिर आसपास के लोग जो है वो महसूस कर लेते जी, भाई आप तो बहुत खोए खोए से रहते हैं, आप बहुत गुस्सीले हो गए हैं, आप चिड़चिड़े हो गए हैं।
आपसे बात नहीं की जा सकती, आप तो ऐसे नहीं थे, या आपका रंग पीला पड़ गया है, या आप बहुत मेलनखोलिक से आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। तो ये सारी बातें जो सिम्टम्स हैं, जब आपकी इंटरनल डायनामिक डिस्टर्बेंस शुरू होती है तो उसका इजहार सिम्टम्स से होता है, जो मरीज़ खुद महसूस करता है या अराउंड पीपल जो है वो इसको नोटिस करते हैं। विच द फिजिशियन सीज इन हिम द टोटलिटी ऑफ दिस परसेप्टेबल साइंस रिप्रेजेंट्स द एंटायर एक्सटेंट ऑफ द सिकनेस। डॉक्टर हॉर्मन ये कहते हैं कि डिजीज़ का कंसेप्ट हमारे यहाँ कोई सिंगल सिम्टम या फ्यू सिम्टम्स नहीं है, डिजीज़ जो होल एक्सटेंट है उसका इजहार आपके सिम्टम्स के थ्रू होता है, और टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट इट्स ट्रू एंड ओनली कंसीवेबल फॉर्म। थोड़ा इसकी फॉर नंबर 6 की जो आखिरी लाइन है इसकी एक्सप्लेनेशन में चंद बातें उन्होंने की है, वो ये है, दिस इज़ वाई आई डू नॉट नो हाउ एट द सिक बेड वन कैन इमेजिन दैट one has to seek out and can find what is to be cured in disease only in the hidden and unknowable interior of the human organism. How one can fail to pay most careful attention to symptoms and be scrupulously guided by them to cure. यानी डॉक्टर हॉर्मन या इसका लुबेलुबाब ये है, ये कहना चाहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स एक इंटीरियर जो हिडन बॉडी है उसके अंदर डिजीज़ फाइंड आउट करते हुए सिम्टम्स को पसे पुश डाल दें। ठीक है, तो सिम्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ये हो ही नहीं सकता एक बंदा सिम्टम्स को पशेपोश डाल ले और दवा भी करे जी मैं क्योर कर दूंगा। आई डू नॉट नो हाउ वन कैन बी सो रेडिकुलस एंड प्रिजम्पशियस एज टू ट्राई टू रिकॉग्नाइज व्हाट हैज़ चेंज इन द डेथ ऑफ द बॉडी विदाउट पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द सिम्टम्स। यानी कहता है कि यार सिम्टम्स के बगैर वो कौन सी चेंज अंडर बॉडी के अंदर जो है ना पैथोलॉजी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सिम्टम्स कोई वो पशिप जो है ना वो बिल्कुल मानता ही नहीं है, तो इग्नोर करता है, तो वो इस डेप्थ में जाके बॉडी में कौन सी पैथोलॉजी ढूंढ रहा है। और हाउ वन कैन ट्राई टू रीस्टेब्लिश इट ऑर्डर विद मेडिसिन ऑफ विच वन नोज नथिंग, और फिर इसको बेस बना के अपनी एम्प्टी स्पेकुलेशंस को डेप्थ में जाके कोई अपनी पैथोलॉजिकल्स को लेबल दे के डिजीज़ सिम्टम्स को, और कहते हैं कि फिर इस ऑर्डर को रीस्टैब्लिश करने के लिए, यानी जो इंसान बीमार है उसको ठीक करने के लिए ऐसी दवाई इस्तेमाल करना जिसके मतलब वो कम्प्लीटली जानते भी नहीं है, कॉलिंग दिस मेथड द ओनली रेडिकल एंड रैशनल। और फिर ओल्ड स्कूल ऑफ थाट्स इस सिस्टम को रैशनल कहते हैं जी, रेडिकल जी ये अक्ल में समझ में आने वाली बातें कर रहे हैं। तो डॉक्टर हरमन परेशान है कि यार ये कैसे कह सकते हैं, तो सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे हैं, और दूसरा फिर मेडिसिन जो इस्तेमाल कर रहे हैं दे डोंट नो अबाउट इट्स पैथोजेनेटिक कंप्लीट पैथोजेनेटिक एक्शन। अच्छा आगे, एज फार एज द फिजिशियन इज कंसर्न्ड इज नॉट दैट विच रिवील्स इटसेल्फ टू द सेंसेस इन सिम्टम्स द वेरी डिजीज इटसेल्फ, ही कैन नेवर सी द इमेटीरियल एलिमेंट द वाइटल फोर्स काजिंग द डिजीज़। अच्छा, जो हमारे यहाँ कंसेप्ट है डिजीज़ का, इसके अगले फोर्स वाइटल फोर्स पे हैं, तो कहते हैं वाइटल फोर्स जो है वो डिजीज़ कॉज करता है, सिम्टम्स पैदा करता है, और ये कहते हैं ही नीड नेवर सी इट, कि उसको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाइटल फोर्स है क्या, लेकिन शिफायाबी के लिए इसके मॉर्बिक इफ़ेक्ट्स को समझना ज़रूरी है। यानी मैं अगर बीमार हूँ तो जान के मेरे अंदर वाइटल फोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ वाइटल फोर्स ने जो इफ़ेक्ट्स मॉर्बिक इफ़ेक्ट्स यानी सिम्टम्स पैदा किए उसको समझने की ज़रूरत है। तो ये डॉक्टर हरमन यहाँ इस अफॉरिज्म में कहना चाह रहे हैं, और आखिरी बात इस अफॉरिज्म के कह रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्राइमा कॉजा मॉर्बिड इज़ द ओल्ड स्कूल लुकिंग फॉर इन द हिडन डेप्थ ऑफ द बॉडी, इट इज़ रिजेक्ट्स एंड हार्टली डिस्टेन्स द कम्प्रीहेंसिबल एंड क्लियरली परसेप्टेबल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़। कहते हैं कि ओल्ड स्कूल ऑफ थाट में जिसको काजेशन को बड़ा ही समझा जाता है जी, मतलब कि बॉडी के अंदर कोई ऐसी एटियोलॉजी है उसको फोकस करके इलाज करने वाले पता नहीं क्यों रिजेक्ट कर देते हैं रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ को, जो क्लियरली परसेप्टेबल है, जो मरीज़ कह रहे हैं जी मैं बीमार हूँ। मिसाल के तौर पे मैं छोटा सा था, मैं अपनी फूफी के साथ यहाँ एबटाबाद में एक माने जाने डॉक्टर साहब के पास, मैं उनको ले गया, उनके साथ कोई था नहीं जाने वाला, तो मैं ले गया उनको। तो डॉक्टर साहब ने उनसे बस जी चंद बातें पूछी और 2-3-4 हज़ार रुपये के टेस्ट करवाए। टेस्ट सारे नॉर्मल थे, ब्लड टेस्ट करवाए, यूरिन करवाए, अल्ट्रासाउंड भी करवाए सारे। अब फूफी मेरी कह रही मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, पूरी बॉडी में दर्द है,
ऐसे भैंच रहा है या मुझे कोई, तो कहते हैं नो अब नॉर्मल है, उसको एंजाइटी की, डिप्रेशन की बस समझे सुला देने वाली मेडिसिन लिख के दे दी। तो भाई सिम्टम्स तो है ना, वो परसेप्ट, वो कह रहे हैं मरीज़ में बीमार हूँ, मुझे यहाँ दर्द है। तो अगर उसकी कोई प्राइम कॉज अंदर नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं है टेस्ट रिपोर्ट्स में, तो फिर मैं इलाज नहीं करूँगा इसका। तो ये यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, जो लोग पैथोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बाज़ केसेस में पैथोलॉजीज नहीं होती, वहाँ यू हैव टू फॉलो सिम्टम्स विच इज़ द रियल डिजीज़, दैट इज़ द सिम्टम्स स्पीकिंग इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ये भाई जो इंटरनल डिजीज़ है, ये उसकी लैंग्वेज है सिम्टम्स, और एक अच्छा होम्योपैथ ये लैंग्वेज समझ जाता है। व्हाट एल्स डू दे वांट टू क्योर इन डिजीज़ बट दीज सिम्टम्स। तो मतलब इस सिम्टम्स के अलावा वो कौन सी चीज़ क्योर करना चाह रहे हैं। डॉक्टर हनुमान वैसे आइंदा फॉर्जन्स में कई मुख्तलिफ जगहों पे बरसते रहेंगे ओल्ड स्कूल ऑफ थाट में, और आप समझ गए होंगे कि ओल्ड स्कूल ऑफ थाट कौन है। यानी फॉर्जन नंबर 7 की तरफ जाते हैं जी। सिंस वन में नो अ डिजीज़ ओनली बाई इट्स सिम्टम्स, यानी कि मतलब एक आदमी को डिजीज़ का मालूम होना सिम्टम्स से ही होता है। When there is no obvious exciting or sustaining cause, causa occasionalis to be removed। कहता है कि जब कोई काज है ही नहीं है, मिसाल के तौर पे केस में, तो वहाँ पे आपका इंट्रैक्शन सिम्टम्स से ही है, आपके लिए पूरी डिजीज़ होली सोली सिम्टम्स ही हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, नॉट ओनली वन सिम्टम, याद रखिएगा। इसकी भी एक्सप्लेनेशन हम आगे पढ़ेंगे, आगे चलते हैं जी। इट इज़ एविडेंट दैट only the symptoms together with any possible miasm and additional circumstances must guide to choice of the appropriate curative medicine। अगर कोई ऐसी सस्टेनिंग या ऑब्वियस एग्जैक्टिंग कॉज नहीं है, तो ऑब्वियसली ये है कि आप सिम्टम्स के साथ उसका पॉसिबल मायाज़म ढूंढेंगे, और एडिशनल सर्कमस्टांसेस वो जो हमने फॉर्जम नंबर 5 में पढ़ी है, ऑक्यूपेशन, उसका सेक्सुअल फंक्शन, सोशल इंटरेक्शंस वगैरह वगैरह, फिर जाके हम अप्रोप्रिएट क्यूरेटिव मेडिसिन या रेमेडी तक पहुंच सकते हैं। So it is the totality of symptom, the outer image expressing the inner essence of the disease। यानी totality of symptoms एक बैरूनी अलामात अंदरूनी बीमारी का एक अक्स है, समझ में आई। ऑफ द डिस्टर्ब वाइटल फोर्स, दैट इज़ यानी डिस्टर्ब वाइटल फोर्स का जो अंदरूनी डिस्टर्ब वाइटल फोर्स है, गैर मादी ताकत है, उसकी कमज़ोरी क्या है जी, आउटर मॉर्बिड पिक्चर, दैट इज़ टोटलिटी ऑफ सिम्टम। That must be main, even the only means by which the disease allows us to find the necessary remedy, the only one that can decide the appropriate choice। कहते हैं ये सिम्टम्स ये हैं जो आपको सिमिलम रेमेडी तक पहुंचा सकते हैं, अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है। ब्रीफली, इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मस्ट बी द फिजिशियंस प्रिंसिपल कंसर्न, the only objects of his attention, the only things to be removed by his intervention in order to cure, to transform the disease into। कहते हैं भाई सिम्टम्स हैं और सिम्टम्स ही गायब करनी है हमें को हेल्थ रेस्टोरेशंस। अब सिम्टम्स सिर्फ ये नहीं कि बस मैदे के सिम्टम्स है ये गायब होगी, नो भाई, उसके माइंड इमोशंस भी अगर अल्ट्रेशंस है, सिम्टम्स है, तो वो भी हमने नॉर्मलाइज करने होंगे। बीमार पड़ने से पहले जैसे वो एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहा था, नॉर्मल माइंड मेंटल इमोशनल लेवल थे, उसको हमने नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है। ब्रीफली, इन एवरी इंडिविजुअल केस चाहिए हो गया। इट इज़ ऑब्वियस दैट एवरी रीजनेबल फिजिशियन विल फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द काजा ओकेजन। यानी ये ज़रूरी है, अगर केस में कोई एग्जाइटिंग कॉज है तो ये ज़रूरी है कि फिजिशियन उस कॉज को रिमूव करें। अगर आउटर कॉज है तो बहुत ज़रूरी है। इसी जब आप उस कॉज को रिमूव करेंगे तो इंडिस्पोजिशन, जो रुझान है उस बीमारी की तरफ बढ़ने का, वो ख़त्म हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, द ई रिमूव फ्राम द सिक रूम द स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर दैट हैव ब्रॉट ऑन फैंडनेस एंड हिस्टेरिकल मन। मैंने मुझे कोई यहाँ पे कोई खुशबूदार किस्म के फूल ला के रखते इस कमरे में, और मुझे यहाँ पे उसकी वजह से गशी के दौरे पड़े हैं या मुझे नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाए, तो बेहतर है आप उसको रिमूव कर लें वहाँ से, ठीक है। ये एक एग्जाइटिंग कॉज है। ही रिमूव्स फ्रॉम द कॉर्निया द फॉरेन बॉडी दैट इज़ प्रोड्यूसिंग ऑफ्थैल्मिया। अगर आँख में कुछ चीज़ चली गई है तो उसको निकालना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब वहाँ बैठ के आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को उस वक़्त इग्नोर करें, उसके बाद पहले उस चीज़ को निकालें, उस एग्जाइटिंग कॉज को। जब तक वो अंदर रहेगी आपकी रेमेडी
ने काम नहीं करना, ये एक समझाने के हद तक वो बता रहे हैं। ही लूजन्स एंड रीएडजस्ट द टाइट बैंडेज दैट थ्रेटन्स टू काज गैंग्रेन इन अ वाउंड लिम्ब। मतलब अगर ज़ख़म है और बहुत टाइट बैंड, उसको आप लूज़ कर लें, ना हो कि वो गैंग्रेन में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, कुछ चीज़ अगर उसने खा ली, मरीज़ ने कुछ जहरीले, उसको ऐसी चीज़ दे कि वो उल्टी कर ले, वो बच जाए, ठीक है। और अगर कोई ऐसी फॉरेन बॉडी है, नोज़, थ्रोट, ईयर, यूरिथ्रा, रेक्टम, वेजाना इसके अंदर है, तो उसको आप निकाल लें। या ब्लैडर में स्टोन है बहुत बड़ा, उसको क्रश करें, ठीक है। ही ओपन्स द इम्परफोरेट एनस, या न्यू बॉर्न बेबी का जो इम्परफोरेट एनस होता है, उसको आप उसका आप सर्जिकल इंटरवेंशन करें। तो ये ज़रूरी चीज़ है। अगर एग्जैक्टिंग कॉज नहीं है तो फिर सिम्टम्स प्लस मायाज़म और प्लस जो बाकी फैक्टर्स है फॉज नंबर 5 में, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। Usually not knowing what else to do, the old school has always tried to combat and wherever possible suppress through medicines only one of the many symptoms that disease present, a short-sighted method called symptomatic therapy। तो कहते हैं कि डॉक्टर आर्मन यहाँ ये कह रहे हैं कि यार ओल्ड स्कूल और थर्ड वाले पता नहीं इनको क्या मसला है कि ये सारी सिम्टम्स में से कोई एक सिम्टम जो है ना पकड़ के, एक या दो सिम्टम जो ज़्यादा इंटेंसिव वो उसको पकड़ के सप्रेस कर देते हैं, और जिसको वो नाम दे देते जी भाई सिम्टोमेटिक थेरापी है जी, ठीक है। और जो कि पूरी डिजीज़ का एक पार्ट है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम का एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो कहते हैं उसको ही लेके उसको ही सप्रेस कर देना। दिस हैज़ जस्टली अर्न जनरल कंटेम नॉट ओनली बिकॉज इट डज नॉट डू एनी रियल गुड बट बिकॉज इट डज मच हार्म। कहता है कि इससे बंदा ठीक नहीं होता, अलबत्ता नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अ सिंगल सिम्टम इज़ नो मोर द होल डिजीज देन अ सिंगल फुट अ होल मैन। वाह क्या बात। बाज़ लोग ना कहते हैं सिंगल बजी, बाज़ हमारे यहाँ क्या कहते हैं जी, मैदा है जी, गैस है जी, गैस का प्रॉब्लम है जी, हाँ नाफ से ऊपर है जी लाइको दे दो, नाफ से नीचे है जी, नाफ से ऊपर है जी कार्बो दे दो, नाफ से नीचे लाइको दे, पूरे गैस पे सिर्फ उठा के मेडिसिन दे दी। या मैदे जी एसिडिटी है जी रूबीनिया दे दो जी, या एसिड सल्फ दे दो। भाई टोटलिटी ऑफ सिम्टम, तो यहाँ डॉक्टर मन क्या कहते हैं कि सिंगल सिम्टम की मिसाल ऐसी है जैसे पूरे जिस्म में एक पाँव, ठीक है। आपको पूरा जिस्म चाहिए और आप पाँव मांग रहे हैं, नो, ठीक है। सिंगल सिम्टम से मसला काबू में नहीं आएगा। दिस मैथड इज़ ऑल द मोर ऑब्जेक्शनेबल बिकॉज इट ट्रीट्स अ पार्टिकुलर सिम्टम विद एन अपोजिट रेमेडी। ये इसमें हम जाएंगे यार ये अपोजिट रेमेडी क्या है, सिमिलर रेमेडी क्या है। तो क्या कहते हैं कि ये सिस्टम जो है, ये मेथड बड़ा बहुत ऑब्जेक्ट, चाहे होम्योपैथ कर रहा है चाहे एलोपैथ कर रहा है, सारी सिम्टम्स में से कोई एक बात पकड़ के उसको अपोजिट रेमेडी से, मिसाल के तौर पे पेट ख़राब है तो कॉन्स्टिपेशन काज करने की दवाई दे दी, कॉन्स्टिपेशन है तो प्रोगेटिव्स दे दिए। तो अपोजिट रेमेडी इन अ मेरली इन एंशियोपैथिक एंड पेलिएटिव वे। दर्द है, दर्द का इंजेक्शन लगा दिया, ये नहीं है जी पीछे उसकी कॉज क्या है, विद द रिजल्ट दैट इट रिटर्न्स मच वर्स दैन बिफोर आफ्टर अ शॉट। याद रखें जब आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम का कोई एक पार्ट सप्रेस या पेलिएट करने की कोशिश करेंगे तो याद रखें वक्ती तौर पे तो मरीज़ बड़ा खुश हो जाएगा, फ़ायदा होगा, लेकिन होल डिज़ीज़ एग्रीवेट होगी, होल डिज़ीज़ जो है ना और सवेर होगी। इसकी एक वजह है, वो बाद में आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा भी बता देता हूँ कि वाइटल फोर्स हमेशा लेस इंपॉर्टेंट एरिया पे सिम्टम्स फेंकता है, वहाँ सेवेरिटी होती है। उस सेवेरिटी को वक्ती तौर पे आप पुश बैक कर रहे हैं तो यू आर गिविंग टफ टाइम टू योर वाइटल फोर्स, फिर वाइटल फोर्स वो उठा के मलबा सारा वाइटल ऑर्गन्स पे फेंकती है और पेशेंट के जो वाइटल ऑर्गन्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। होपफुली समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।